नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हमने मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आपके सामने मैं लाइव मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूं और उस उनके क्वेश्चंस के बेस्ड अप्रोच आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले वीडियोस को देखें। चैनल पे 3 प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, जिसमें एक टेक्स्ट बुक के सीजीएल प्री के लिए है और जिसमें टेक्स्ट बुक की दूसरी जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, और एक नई जो सीरीज बनाई गई है 2 दिन पहले, वो ऑली बोर्ड की सीरीज के लिए बनाई गई है, जिसमें मैंने ऑली बोर्ड के 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और टेक्स्ट बुक के लगभग सीजीएल प्री के लिए 6 वीडियो आ चुकी हैं और आरआरबी की है एनटीपीसी की भी 6 वीडियो आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस को देखने से पहले आप मॉक को अटेम्प्ट करें, फिर आके साथ में एनालिसिस करें। दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है वो है एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 3 का है, सॉरी टीयर 1 का है, तीसरा वीडियो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीएचएसएल का भी थोड़े दिन कल ही रिजल्ट आया, जिसमें हमने देखा कि कट ऑफ जो है वो लगभग 75% से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा चुकी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। हर साल जो है कट ऑफ थोड़ा ना करके थोड़ा थोड़ा करके और इंक्रीज करते जा रहा है। अगर देख रहे हैं आप लोग सीएचएसएल की तो बात करें वैकेंसी की, तो इस बार जो वैकेंसी है लगभग 3000 या 3500 के आसपास है और बच्चे इस बार 37,000 के करीब पास हुए हैं। लेकिन फिर भी देखिए आप लोग कट ऑफ गई है लगभग 150 से 154 एलडीसी की, और बात करें डीईओ की तो इसमें 160 से भी ज्यादा कट ऑफ जा चुकी है। तो दोस्तों, अगर अपनी तैयारी को अपने अभी तक शुरू नहीं किया है, अगर इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो एसएससी आपके मुंह पे कभी भी नोटिफिकेशन फेंक के मार सकती है। उससे अच्छा है कि आप पहले से अपनी तैयारी शुरू करें और नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सीजीएल की कभी भी आ सकती है। तो अपनी तैयारी को अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज ही तैयारी शुरू करें। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो अपनी तैयारी को मॉक टेस्ट से शुरू करें, और अगर आपकी तैयारी सिलेबस अभी तक नहीं पूरा है तो पहले सिलेबस को पूरा करें और उसके साथ साथ ही मॉक टेस्ट को भी लगाएं, क्योंकि सिलेबस पूरा करने के बाद मॉक टेस्ट लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 दिन बचा हुआ है हमारे पास सीजीएल को लेके। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। मॉक टेस्ट आपको आपके नंबर बढ़ाने में, पेपर में रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस कराने में काफी हेल्प करते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना ना छोड़ें और रेगुलर बेसिस पे प्री का तो एक मॉक जरूर लगा लें। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो मॉक लगाना जल्दी से जल्दी शुरू करें, और शुरू करने के साथ साथ एनालिसिस भी करें, वो भी मेरे साथ आके इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना वीडियो जो है ये है टेक्स्ट बुक का, सॉरी ऑली बोर्ड का टीयर 1 का तीसरा वीडियो आज। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। ये जो पहला सवाल है ये हमारा, if all the corporate firms across the world allow their employees to work remotely, then this would help job seekers living in rural communities and relatively smaller towns. The conclusion don't depends on which of the following assumption. Assumptions का है क्वेश्चन है, एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि विश्व भर के सभी कॉर्पोरेट कंपनी अपने कर्मचारियों को दूरस्थ रूप से काम करने की अनुमति दे तो इससे ग्रामीण समुदाय और अपेक्षाकृत छोटे शहरों में रहने वाले नौकरी चाहने वालों को मदद मिलेगी। यह निष्कर्ष से किस मान्यता पर आधारित है? ठीक है, देखते हैं। छोटे शहरों के लोगों को लिए ऐसी नौकरी के अवसर को हासिल करना आसान होगा जो उनकी तकनीकी कौशल और क्षमताओं से परे हैं। ये हो सकता है, पर ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं। घर से काम करने वालों के लिए फायदा है कि अब आपको नौकरी के व्यापक अवसरों तक पहुंच मिलती है जो कि भौगोलिक स्थान से सीमित नहीं होते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा इसका, बी को क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट डेसिमल एंड द स्मॉलेस्ट डेसिमल। अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट हमारा है 0.8678, 0. इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन को, 0.8678। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट हमारा 0.5989, यानी कि 0.05989। हमें इसका डिफरेंस निकालना है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 8, यानी कि 0.80791 ऑप्शन सी में। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है अ नंबर इज 25 मोर देन 3/5 ऑफ अदर नंबर एंड द सम ऑफ द नंबर इज 105। अगर 2 नंबर मानते हैं हम एक्स वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 105 दी हुई है। और ये कह रहा है कि अ नंबर, एक नंबर जो है वो 25 मोर देन है 3/5 ऑफ द अदर, यानी कि जो x है वो 3/5 ऑफ y का 25 ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 125 आ जाएगा, और यहाँ हमारा x प्लस वाई बराबर 105 दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम y में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 315। ठीक, अब हम इसको काट देते हैं तो ये हमारा 8x बराबर कितना आ जाएगा? 8x बराबर आ जाएगा हमारा 440। ठीक,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 55। ठीक, अगर हमारा x 55 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x 55 आ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। और ये कह रहा है एलसीएम निकालना है 55 और 50 का, अगर एलसीएम निकाले तो ये हमारा आ जाएगा 11 और 10 और 5, यानी कि 50 और 11 करेंगे 550, यानी कि इसका एलसीएम 550 हो गया। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन ईच ऑफ द क्लस्टर ऑफ द 3 क्लस्टर फॉलो द सिमिलर पैटर्न, ऑड वन आउट निकालना है। 10 11 12 13 14, यानी कि सीक्वेंस में दिया है 12 13 और यहाँ से 14 गायब है, 15 16 17 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये पेपर फोल्डिंग का है। अगर पेपर फोल्डिंग को ध्यान से देखें तो हमारा जो ये पहला वाला है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, दूसरा वाला जो है ये भी यहीं पे नीचे में गलत दिया हुआ है, तीसरा वाला भी गलत दिया है। और बात करें हम चौथे वाले की तो ये चौथा वाला बिल्कुल एक्यूरेट है। चौथे को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये हमारा डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो पहले पहले क्या दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं कि 4 और 5 में से देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4 और 5 की बात करें तो ए भी है दोनों में है, आगे टी है आर है, यानी कि हमारा जो आर है वो पहले आएगा, यानी कि 5 पहले आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगर 5 पहले आया तो 4 दूसरे पे आएगा, ऐसा ही दिया हुआ है ऑप्शन में। आगे देखते हैं 1 3 और 6 में से क्या पहले आएगा, 1 3 और 6 में से। तो बात करते हैं 1 3 में ए भी आई और ए भी ई दिया हुआ है, मतलब कि 3 पहले आएगा, और 6 में भी ए भी ई और आर दिया हुआ है, यानी कि 3 पहले आ जाएगा। 5 4 और 3 2 ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसके बाद 6 दिया हुआ है, उसके बाद 5 4 और 3, यानी कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इसमें दिया हुआ है। क्लिक करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ब्लेड इज टू नाइफ, अगर ब्लेड जो है वो चाकू से रिलेटेड है, यानी चाकू में जो होता है वो ब्लेड लगा होता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि शॉ में क्या लगा होगा, शॉ मतलब आरी, और आरी में दांत बने होते हैं, उसको दांत कहते हैं। ठीक है, तो हमारा तीत हो जाएगा आंसर। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। इसको स्किप करते हैं, बाद में आके करेंगे इसको। अगला देखते हैं, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन 27 3 4 और 39। ठीक, इसमें कह रहा है कि कौन सा रखेंगे तो सही हो जाएगा। तो पहला वाला रख के देखते हैं, माइनस गुणा बराबर। तो अगर बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 27 माइनस 12 बराबर 15, ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं 27 3 4 39। ठीक, ये हमारा प्लस ये गुणा और बराबर 4 3 12 और 27 39, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगर इसको हमको एक वर्ड में फॉर्म करना है, यानी कि 3 5 1, बात करें 3 5 1 की तो जी ओ और एल, 3 5 1 आ गया, 2 6 4, यानी कि भी और ई और जी, भी ई और जी, ये हमारा कोई वर्ड नहीं बन रहा है। बात करें अगले की तो 3 1 2, यानी कि हमारा जी आई भी और 5 6 और 4, यानी कि ओ ई और एस, ये भी कुछ नहीं बन रहा है। अगला देखते हैं 5 3 1, यानी कि ओ जी और एल, ओ जी और एल, और 2 6 और 4 भी ई और एस, इससे भी कुछ नहीं बन रहा है। अगला देखते हैं 3 1 5, यानी कि जी एल ओ और 2 6 4 भी ई और एस, यानी कि ग्लव्स, इससे हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 729 512 343 216 25, यानी कि देखें हम ध्यान से तो ये क्यूब दिया हुआ है, 9 का क्यूब 8 का क्यूब 7 का क्यूब 6 का क्यूब 5 का क्यूब, तो अगले क्या आएगा 4 का क्यूब, यानी कि 64। ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी डी, तो अगला क्या आएगा हमारा, ई आएगा। जेड वाई एक्स डब्ल्यू, यानी के घट रहा है तो डब्ल्यू के बाद भी आ जाएगा। ए बी सी डी और ई आ जाएगा, यानी कि ई भी और ई होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ई भी और ई, ऑप्शन सी है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये कह रहा है अलॉन्ग द स्ट्रेट कॉरिडोर देयर आर सम फ्लैग पोल्स इन अ लाइन, कह रहा है पोल ए 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि पोल ए जो है वो 16 है ए लेफ्ट एंड से, और पोल बी है जो 9 फ्रॉम द राइट एंड है, यानी कि राइट एंड से 9th नंबर पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। पोल सी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल वे बिटवीन ए एंड बी, पोल सी जो है वो ए और बी के बीच में है, जो कि 20 नंबर है लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से 20 नंबर है। तो इसके बीच में कितने हैं 17 18 19, यानी कि 3 इसके बीच में है, 3 यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 20 और 3 23 और 9 32, यानी कि टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, अरे सबमिट क्यों रहा, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि उषा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस एंड सी टर्न्ड 6 टाइम्स लेफ्ट, यानी कि 6 बार केवल लेफ्ट मुड़ी है ड्यूरिंग हर जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक,
टुवर्ड्स नॉर्थ। इन विच डायरेक्शन डिड सी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस। ये कह रहा है सी टुक नो राइट टर्न, एक भी राइट टर्न नहीं ले रही है। तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले अपने घर से इधर साइड चली, ये पहला लेफ्ट हो गया, ये दूसरा, ये हमारा कहाँ गया यार, ये हमारा दूसरा लेफ्ट हो जाएगा, ये तीसरा लेफ्ट हो जाएगा, ये चौथा लेफ्ट हो जाएगा, ये पांचवा लेफ्ट हो जाएगा, ये छठा लेफ्ट हो गया। यानी कि अगर घर से नॉर्थ दिशा में चल रही है तो इसका जो फेस है वो साउथ में है। तो ये क्या कह रहा है, सी फाइनली फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ये फाइनली लास्ट में नॉर्थ की तरफ देख रही है। यानी कि अगर ये इधर नॉर्थ है तो ये अगर चलना शुरू की तो किधर साइड चलना शुरू करेगी, ये साउथ की साइड चलना शुरू करेगी। यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए का डी दिया है यानी कि 3 इंक्रीज किया है, तो पी का क्या होगा, 16 से 19 हो जाएगा। जे दिया हुआ है 10, 10 से यानी कि 4 कम करके 6 लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 24 से 4 कम करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि एस के बाद टी आएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। क्यू 17 से 20 लिखा है, 3 बढ़ाया यानी कि 5 से 3 बढ़ाएगा 8 आएगा। एस टी एच कौन सा ऑप्शन में, बी में है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि इसको हम हिंदी में करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में करते हैं। नॉलेज क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, 6-2-9-4 लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट्स विक्ट्री, यानी कि अगर देखें दोनों में क्या कॉमन है, क्रिएट्स और स्ट्रॉन्ग कॉमन है, और दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, दोनों में नंबर 2 और 9 कॉमन है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो बचेगा क्या, नॉलेज और फाउंडेशन के लिए 6 और 4 नॉलेज फाउंडेशन के लिए बचेगा। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। माइंड नीड्स स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, माइंड, ये 8-5-9-1 लिखा हुआ है। बिल्ड फाउंडेशन के लिए 4-0 लिखा हुआ है। देखते हैं, फाउंडेशन का हो जाएगा हमारा 4। देखिए यहाँ बिल्ड फाउंडेशन के लिए 4-4 कॉमन हो रहा है, तो फाउंडेशन का 4 हो जाएगा, नॉलेज के लिए 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में जो 6 जिसमें भी होगा वो हमारा सही होगा। यानी कि बी और डी में 6 दे रखा है, यानी कि बी और डी में 6 दे रखा है। और पूछा क्या है, ग्रेट नॉलेज का 6 है। ग्रेट इसमें भी नहीं है, ग्रेट इसमें भी नहीं है, ग्रेट इसमें भी नहीं है, ग्रेट इसमें भी नहीं है। यानी ग्रेट के लिए एक यूनिक डिजिट चाहिए, यूनिक अलग जो हो, यानी कि 3 ही होगा, क्योंकि 3 यहाँ है ना, यहाँ है ना, यहाँ है ना, यहाँ है, क्योंकि ग्रेट भी पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि नहीं। ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 10 का लिखा है 728, तो 1727 का क्या होगा। तो 10 की बात करें तो 728 जो है हमारा 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, सॉरी 9 का क्यूब माइनस 1 बराबर 728 होता है। तो बात करें इसकी 1727 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1728 होगा। 1728 हमारा 12 का क्यूब है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 12। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का है। एक काम करते हैं दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बाद में आके कर लेंगे, इसको सारा क्वेश्चन सबमिट करने के बाद। धामी सेट सुर शिल्पा योर हस्बैंड ओनली सिस्टर्स। धामी शिल्पा से कहती है कि योर हस्बैंड, यानी कि शिल्पा का हस्बैंड, या शिल्पा हो गई, इसका हस्बैंड के केवल सिस्टर, यानी कि सिंगल सिस्टर की माँ जो है वो मेरे बेटे की नानी है, यानी कि मेरे बेटे की नानी, यानी कि मेरे बेटा जो है इसकी नानी है। या और पूछ रहा है धामी इज रिलेटेड टू शिल्पा, धामी ये है, और धामी शिल्पा से क्या रिलेटेड है, ननद का रिश्ता, यानी कि सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल ब्लड रिलेशन का। री इज फादर इन लॉ ऑफ टी, यानी कि जो REE है ये फादर इन लॉ ऑफ एक इसका TEE का। ठीक, KEE इज ब्रदर ऑफ ली, KEE जो ब्रदर है वो ली का ब्रदर है। ठीक, आगे देखते हैं। JDE इज द सिस्टर ऑफ NEE, जो ZEE है वो सिस्टर है NEE के। LE इज द फादर ऑफ D, LE जो है ये फादर है किसका, DEE का। ठीक, LEE जो फादर है D का। NE इज मदर ऑफ KE, NEE जो है ये NEE जो है NEE जो है ये मदर ऑफ KE है, और JDE यहाँ आ जाएगा सिस्टर में। ये कह रहा है JDE जो स्पाउस ऑफ TEE, JDE जो है स्पाउस ऑफ है TEE का। ठीक, ये प्लस हो जाएगा। और TE की जो मदर इन लॉ है REE, फादर इन लॉ है, तो TE के जो फादर इन लॉ है REE, यानी कि JDE का ये फादर है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन REE एंड DEE, REE और DEE का रिलेशन निकालना है। तो REE और DEE यानी कि ये हो जाएगा हमारा ग्रैंडफादर का रिश्ता, यानी कि इसका फादर यानी कि ग्रैंडफादर का रिश्ता हो जाएगा। REE इज द ग्रैंडफादर ऑफ DEE। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 450 सिंप्लीफिकेशन का है। 450 और प्लस को क्या कोड कर रहा है, प्लस को माइनस कोड कर रहा है, यानी कि 225। और मल्टीप्लाई को क्या कोड कर रहा है, मल्टीप्लाई को डिवाइड कोड कर रहा है, और डिवाइड यहाँ 15 लिख रहा है। ठीक, माइनस को क्या कोड किया है, माइनस को मल्टीप्लाई कोड किया है। और 64 और 39 को डिवाइड को क्या कोड किया है, डिवाइड को प्लस कोड किया है, और 39 लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं, इसको देखते हैं।
आगे को देखते हैं इसको। 450 में से जब 225 घटेगा तो 225 बचेगा। 225 को 15 से डिवाइड करके गुणा किया है, 64 और 39 कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9 4 13, 6 3 9 1 10, यानी कि 103 आ जाएगा। ये 15 बार में कट जाएगा। 15 गुणे 103 करेंगे, आ जाएगा हमारा 15 3 45 और 1 15, यानी कि 1545, यानी कि ऑप्शन ए क्लिक करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। 3 13 40, 3 13 40, 101 और 230। तो यहाँ 10 बड़ा है, यहाँ 27 बड़ा है, यहाँ 51 बड़ा है और यहाँ 129 बड़ा है। अगर यहाँ देखें तो 17 बड़ा है, यहाँ देखें तो कितना बढ़ रहा है, 34 बढ़ रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ 61 बड़ा है ना, यहाँ 34 बड़ा है, यहाँ 61 बड़ा है और यहाँ 68 बड़ा है, यानी कि इसका दोगुना हो रहा है। तो इसका भी दोगुना होगा, गुणा करेंगे 100, कितना आ जाएगा 36। अगर 129 में 136 जोड़ेंगे यानी कि 265 आएगा और 495 आ जाएगा उसको जोड़ेंगे तो, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ब्रेन को लिख रहा है ब्रेन को क्या लिख रहा है, 25 9 26 18 और 13। ब्रेन का होता है 2, आर का होता है 18, ए का होता है 1 और एन का आई का होता है 9, एन का होता है 14। अगर देखें दोस्तों तो ये जोड़ के 27 बन रहा है, यानी कि 2 और 25 27, 18 9 27, 1 और 26 27, 9 और 18 27 और 14 13 27। तो यानी इसका मतलब इसका अपोजिट नंबर लिखा हुआ है। तो डब्ल्यू हमारा होता है 23, 23 का हो जाएगा 4, एच होता है 8 और 8 का हो जाएगा 19। 4 और 19 कौन से ऑप्शन में है, 4 और 19 केवल ऑप्शन ए में। क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि इफ एन एग्जामिनेशन द सेंटर कोड्स आर रोल नंबर फॉर्म्ड बाय द इनिशियल स्टेट और यूटी। तो कह रहा है कि एग्जांपल के लिए एमपी का एम मध्य प्रदेश होता है तो हिमाचल प्रदेश का कैसे लिखेगा, तो एमपी मध्य प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश का एचपी लिख देगा। एचपी कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये स्पेस फिल करने वाला है। CR-ST-L, ये देखें तो हमारा एक वर्ड सा बन रहा है, ठीक है, आगे बना लेंगे। C-YS-AL, ये देखें यहाँ CRYSTAL, यानी कि क्रिस्टल बन रहा है। तो अगर YA से शुरू हो रहा है, C यहाँ R हो जाएगा और यहाँ T हो जाएगा, YART। YART कितने ऑप्शन में है, दो में है, नहीं 3 में है। ठीक, आगे देखते हैं। तो D तो हमारा है ही नहीं कहीं पूरे वर्ड में, D तो हमारा पूरे वर्ड में कहीं नहीं है, तो ये D तो होगा ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब हमारा जो है रीजनिंग पूरा हो चुका है। 23 सवाल हुए हैं, 2 हमने स्किप किए। 15 मिनट में 23 सवाल कर लिए हैं। इतना ही टाइम देना होता है, जेन्युइन टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जीएस देखते हैं। द लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर एंड इज ट्रेडिशनली ऑब्जर्व फॉर। लोसार हमारा 15 दिन का फेस्टिवल होता है। क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वाई इज द L1 पॉइंट चूजन फॉर द आदित्य L1 मिशन। L1 इसलिए चूज किया गया था कि वहाँ एक्लिप्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यानी कि देखते हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट टू द मून। मून से क्या मतलब है, L1 आदित्य L1 मिशन तो सन पे क्या है, इट अलाउज द सैटेलाइट टू सी द सन विदाउट एन एक्लिप्स और ऑक्यूलेशन। यही हमारा सही आंसर होगा, बी होगा। क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। खेतड़ी बेल्स इन राजस्थान इज प्राइमरी नोन फॉर। खेतड़ी बेल्ट होता है, ये कॉपर के लिए है राजस्थान में। क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच कंट्री पार्टनर विथ इंडिया इन द मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज। मैत्री हमारा श्रीलंका के साथ होता है। क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो अगर ऐसे करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। ये सवाल कह रहा है कि द शाफ्ट ऑफ दिस पिलर्स, मॉडर्न पिलर आर्किटेक्चर के बारे में कह रहा है। द शाफ्ट ऑफ दिस पिलर्स वर यूजुअली मेड ऑफ मल्टीपल पीसेस ऑफ साइंटिस्ट ज्वाइन टुगेदर। दे वर ऑफन टॉप्ड विद अ कैपिटल फीचरिंग अ सेक्रेड एनिमल्स एंड अ धर्म चक्र। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट। दोस्तों इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, इसको स्किप कर देंगे सवाल को अभी के लिए। ये कह रहा है हु रोट द इन्फ्लुएंशियल बुक इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ। ये VS नॉयपाल की किताब है। क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि which Mughal official was responsible for the maintenance of law and order in the cities। लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुगल एम्पेरर किसको रखते थे, मीर बख्शी तो उनका सेनापति को बोलते थे। कोतवाल हैं। काजी तो जो आपके क्या बोलते हैं, उनके जो रिलीजन या धर्म से जो भी काम काज करते थे उनको काजी कहते थे। और
अमलगुजार मतलब आमिल, आमिल होता है, आमिल जो उनका रेवेन्यू ऑफिसर होता था। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है यूएआई हैज एम्पावर्ड आधार नंबर होल्डर्स फॉर इंडिया विद द यूनिक आइडेंटिटी एंड अ डिटेल प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेटिव एनी टाइम एनीवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूआईडीआई रिसेंट स्टेप। ये कह रहा है यूआईडीआई डीएक्टिवेट्स आधार नंबर ओनली आफ्टर रिसीविंग बायोमेट्रिक कंफर्मेशन ऑफ द डेथ फ्रॉम द फैमिली। ये कैसे पॉसिबल है? जो जिसकी डेथ हो जाएगी उसका बायोमेट्रिक कंफर्मेशन कैसे होगा? तो यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यूआईडीआई लॉन्च्ड अ सर्विस कॉल्ड रिपोर्टिंग ऑफ डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर ऑन माई आधार पोर्टल इन जून 2025। ये सही है। दूसरा वाला यूआईडीआई इज शेयरिंग डाटा ऑफ आधार होल्डर्स अबव 100 ईयर्स विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर लिविंग स्टेटस। ये भी सही है, यानी कि दूसरा तीसरा वाला सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आंदोलन रेफर्स फॉर। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्हाट इज द फिक्स प्रीमियम रेट फॉर रेट टू बी पेड बाय द फार्मर्स एट ऑल खरीफ क्रॉप। ये 2% था इंटरेस्ट, ये रेट, ठीक है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्जुना अवार्ड इज इनकरेक्ट। अर्जुना अवार्ड के सब बारे में ये कौन सा कथन गलत है? तो बात करते हैं कि इट इज द सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद के बाद ये दूसरा है। इट वॉज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द इंडिया बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये भी सही है। मेजर ध्यानचंद से पहले ये अर्जुना अवार्ड जो है ये हाईएस्ट था। इट वॉज अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। ये भी बिल्कुल सही है। इट इज गिवन एक्सक्लूसिवली फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी स्पोर्ट में बेटर परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सही है, इसको आगे बढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डैश इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टेम्पोररी नहीं है, ये फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनल हमारा जो है संविधान का रक्षक होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। कॉटन नहीं, स्टील रखा गया था इसमें, ठीक है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अंडर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एन आइडियल गैस इज द वन वेयर particles have high attractive force at pressure, the volume of the gas particle is significant, all collision between particles and the container of the walls are perfectly elastic। ये हमारा सही होगा, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। एक है विच ऑफ द फिल्म वाज अवार्डेड बेस्ट फीचर फिल्म रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स पावरफुल नैरेटिव एंड डायरेक्शन एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। ये हमारा 12th फेल है, ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है बिम्बिसार फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू एक्सपेंड द किंगडम ऑफ मगध। ये तो सही है। बिम्बिसार ने शादी करा के अपने जो एम्पायर है उसका एक्सपेंशन किया था। हिज मैरिज टू द प्रिंसेस ऑफ कोसाला बॉट टू द टेरिटरी ऑफ काशी एज अ डाउरी प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिजोल्व, ठीक है। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ गोल्डन स्कोर ओवर टाइम पीरियड इन अ स्टैंडर्ड जूडो कॉन्टेस्ट। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएस एम्स टू मॉडर्नाइज द क्रिमिनल जस्टिस इन सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों जब से बीएनएस लगा है तब से कुछ ना कुछ मतलब क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम लोग एविडेंस वगैरह प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला वाला सही है। इट अलाउज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रायल्स एंड एक्सपेंड द स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स टू स्पीड ऑफ द जस्टिस। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में सरकार का क्या मेन रोल होता है? फॉर्मिंग, फ्रेमिंग लॉज एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस। यही सही हमारा आंसर है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है मिलाना है। घूमर हमारा राजस्थान का होता है, बिहू असम का होता है, यानी ए का दूसरे में जाएगा और जो बी है ये तीसरे में जाएगा। ये हमारा जो लौड़ी होता है ये महाराष्ट्र का होता है, यानी कि डी जो है यानी कि चौथे में जाएगा। और गिद्दा पंजाब का होता है, यानी कि पहला। 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कंसीडर ऑफ फॉलोइंग इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। दोस्तों डायरकी तो सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों लेवल पे था ना, तो ये केवल सेंट्रल लेवल पे क्यों दिखा रहा है, यानी कि पहला गलत होगा। इट प्रोवाइड द फर्स्ट टाइम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कमीशन। ये बिल्कुल सही है, पब्लिक सर्विस कमीशन आया था इसमें पहली बार, तो यानी कि ऑप्शन दूसरा सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक है इन द कंटेस्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कोरम। कोरम क्या होता है जीएसटी काउंसिल का? इसका कोरम होता है कि हाफ ऑफ द टोटल मेंबर के जितने हाफ होंगे उसका जीएसटी काउंसिल का कोरम पूरा हो जाएगा। विच डेमोग्राफिक इंडिकेटर मेजर्स द नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर
एज पर 1000 लाइव बर्थ, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइमस्टोन फीचर इज फाउंड बाय द कंटिन्यूअस ड्रिपिंग ऑफ मिनरल रिच वाटर फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द फ्लोर। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दोस्तों, तो इसको स्किप कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। हम चलते हैं पहले इंग्लिश पे। इंग्लिश में कह रहा है प्रेम सेड दैट ही प्रेड फॉर एवरीवन्स वेलबींग। दोस्तों अगर सेंटेंस देखते हैं तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका जो डायरेक्ट बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में कौन सा ऑप्शन है? प्रेम सेड ही प्रेज फॉर एवरीवन्स वेलबींग, यही वाला ऑप्शन जो है सिंपल प्रेजेंट में है। अगला वाला फ्यूचर है और ये जो है पास्ट परफेक्ट है, तो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेगर, मेगर का मतलब होता है कमी। मेगर का मतलब होता है कम या कमी होता है। रिच नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा। स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है कि बहुत कम डेंसिटी का होता है। स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम डेंसिटी, यानी कि बहुत फैला हुआ, तो यानी कि ऑप्शन सी सही होगा इसका। लॉयल तो नहीं होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये पैसेज को अभी के लिए स्किप करते हैं, लास्ट में आके देख लेंगे इसको एक बार। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। माई फ्रेंड हैज स्टेड विथ मी थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि हर एक सिचुएशन में, अच्छे भी टाइम में और बुरे भी टाइम में, यानी कि थ्रू एवरी सक्सेस नहीं होगा, इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। ये ऑप्शन सही होगा, बी वाला। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इमोरल की स्पेलिंग सही दिया है, IMMORAL होता है। नॉमिनल NOMINAL सही दिया है। इलेक्टिव भी सही दिया है। कंपल्सरी की स्पेलिंग गलत दिया है। कंपल्सरी की होती है COMPULSORY होता है, यानी ए की जगह पे ओ की जगह पे ए दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ये वाला गलत है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द बिल्डिंग वाज बिल्ट, द बिल्डिंग वाज बिल्ट क्या होगा? बिल्ट एडवर्ब ऑफ मैनर पूछ रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे तो रफ नहीं होगा, स्विफ्ट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा और हेस्टली हो जाएगा, यानी कि जल्दबाजी से, जल्दी जल्दी बनाई गई। ऑप्शन डी यही एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द होमोफोन फॉर द वर्ड बिल्ड, बिल्ड का होमोफोन क्या होगा? BUILD। बिल्ड का होमोफोन क्या होगा? बिल्ट होगा नहीं, ये तो इसको बिल्ट पढ़ते हैं, और ये बाइल पढ़ते हैं इसको, जो हमारे पेट में बाइल जूस होता है जो लीवर सिक्रीट करता है। ये बी हो गया, ये भी गलत है। और ये बिल्ड, यानी ये बिल काटने का ये सेकंड फॉर्म है, ये बिल्ड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, होमोफोन। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ये कह रहा है ए प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, वो जगह जहाँ पे लड़ाई वगैरह होती है इसको हम अरीना कहते हैं, अरीना। ठीक, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आई क्रैक्ड SSC सीजल विथ नथिंग एल्स बट डिटर्मिनेशन एंड गट्स टू नेवर गिव अप। आई क्रैक्ड SSC सीजल विथ नथिंग एल्स सही दिया इसमें, डिटर्मिनेशन एंड द गट्स टू नेवर गिव अप। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई एरर नहीं है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है नॉट इन माई ड्रीम आई डिड, इसमें बी में एरर है, क्योंकि नॉट जो है हमारा एक निगेटिव एडवर्ब है और इसके साथ इन्वर्जन लगता है, तो इन्वर्जन में डिड पहले आएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो गलत है यहाँ पे, इसमें करेक्ट। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछा है, तो द लाइब्रेरीज न्यू रीडिंग रूम इज क्वाइटर, ये कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया यहाँ। इसमें द क्वाइटेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव लगा दिया, और मोर क्वाइट इसको भी हमें कंपैरेटिव लगा दिया। आगे देखते हैं। द लाइब्रेरीज न्यू रीडिंग रूम इज क्वाइट एंड वेल लिट फॉर ऑल विजिटर्स, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आई सा ए नेल बीइंग हिट ऑन द वुड, इसका होमोनिम बताना, और यहाँ जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है नेल, इसका मतलब होता है कील। ठीक, और इसका होमोफोन बताना है। ये कह रहा है दीज नेल्स मस्ट बी हिट ऑन द शेकिंग फर्नीचर, यानी जो पहले स्टेटमेंट में दिया इसका मतलब भी कील होता है। ही हंग द पिक्चर विथ अ सिंगल नेल ऑन द वॉल, यानी कि इसका मतलब भी यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी कील दिया है। द मेटल नेल बेंट अंडर द हैवी ब्लो, इसका सी वाले में भी मेटल नेल कह रहा है, यानी कि ये भी कील के बारे में बात कर रहा है। सी फील्ड हर नेल टू ए परफेक्ट शेप, यानी यहाँ पे जो नेल है इसका मतलब नाखून से है, यानी कि ये वाला हमारा इसका होमोफोन हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है हार्डली ही इमिटेट, दोस्तों हार्डली दिया है तो इसके साथ इन्वर्जन लगेगा, तो इसके लिए हमारा पहला गलत हो जाएगा, और हार्डली ही डिड नहीं होगा, इसका नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन लगेगा, तो ऑप्शन डी जो है हमारा इन्वर्जन दिया, हार्डली डज ही इमिटेट हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। डज ही कीप हिज वर्ड, डज का जो हम पैसिव बनाते हैं इज MR से बनाते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो हट जाएगा, और टू बी का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा इज ही वर्ड केप्ट बाय हिम हो जाएगा। इंडिजेंट का मतलब होता है इंडिजेंट, अपोजिट बताना, इसमें देखें अपोजिट लिखा है, इस पर खासा ध्यान रखें स्टेटमेंट में कि क्या कह रहा है। इंडिजेंट का अपोजिट पूछ रहा है, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब,
फर्टिव का मतलब होता है उपजाऊ, इम्पेक्यूनियस का मतलब गरीब होता है जो कि उसका सिनोनिम है, एब्स्टेन का मतलब किसी चीज से वंचित करना होता है, एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है यानी कि गरीब का रिच हो जाएगा। एंड तो क्लिक करेंगे, इस पे आगे बढ़ेंगे। फेरोसियस, फेरोसियस मतलब होता है कि बहुत गुस्से में, बहुत तमतमाया हुआ, गुस्से से भरा भरा। ग्रेव मतलब सीरियस होता है, ये तो होगा नहीं। सेवेज हो जाएगा, सेवेज मतलब भी होता है बहुत मतलब फेरोसियस का सिनोनिम यही बनेगा। सॉलिम तो होगा नहीं और बेनिन होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेजोरेटिव की स्पेलिंग पूछा है, करेक्ट व्हाट व्हिच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल। पेजोरेटिव की स्पेलिंग होती है PEJORATIVE, यानी कि कौन सा ऑप्शन में PEJORATIVE, ऑप्शन सी में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक उसको कहते हैं जो अपने पापा या मम्मी से सिमिलर हो, यानी कि मिलता जुलता हो। तो टू वर्क वेरी हार्ड होगा नहीं, द सन इज लाइक द फादर, यानी कि ये ऑप्शन होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन हु रिनाउंसेस मटेरियल कंफर्ट्स, यानी कि जो सब कुछ त्याग चुका हो, इसको हम एसेटिक बोलते हैं। एसेटिक मतलब सब त्याग दिया, ये हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है लास्टिंग, लास्टिंग का एंटोनिम बताना है। लास्टिंग मतलब वो जो बहुत लंबे समय तक चले, और जो ऑप्शन सी में एफिमेरल दिया है, एफिमेरल मतलब होता है क्षणिक, यानी कि कुछ समय के लिए। ट्रांजिएंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पैराजंबल का क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं कि ऑप्शंस किस किस चीज से स्टार्ट हुए हैं। ऑप्शन स्टार्ट हुए PRS और Q, यानी कि चारों स्टेटमेंट से, मतलब चारों को ऑप्शन जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट से स्टार्ट हुए हैं। तो पहले O वाला देख लेते हैं। O से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उसको क्यों देखना। P से देखते हैं, द क्रिएटिव टीम वॉज थ्रिल्ड, यानी P से शुरू हो सकता है। बाकी आगे देख लेते हैं एक बार। R से, गेंड मिलियन ऑफ व्यू, क्या गेन करेगा मिलियन ऑफ व्यू, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो R से नहीं शुरू कर सकते। आगे देखते हैं S, विथ इन जस्ट अ फ्यू आवर्स, ये किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा है एस वी, तो यानी कि सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यू, वेन देयर लेटेस्ट वायरल रील, देयर किससे रिलेट कर रहा है, हुज, तो यानी जो अपना हमारा ऑप्शन पी वाला है वही सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने छोड़ा था वो पैसेज की सवाल, आइए देख लेते हैं एक बार। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस एंड वॉइस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इमोशन सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट आर नेचुरल। आर देख के हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट में। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं सवाल। एक बार इसको भी सवाल को पढ़ लेते हैं। व्हाट ग्रामेटिकल फंक्शन डज द फ्रेज इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली सर्व इन द फॉलोइंग। ये क्या कह रहा है। जेन मोड इनकरेज इंडिविजुअल टू पॉज, ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पॉसिबली। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पॉसिबली क्या है, एक तरह का एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर पूरे फ्रेज की बात करें तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है एडवर्बियल फेज ऑफ मैनर, यही सही होगा हमारे लिए। ऑप्शन को बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द कंपोजर यूज्ड इन द पैसेज। कंपोजर का मतलब होता है शांत रहना, काम रहना, तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, यानी कि सिनोनिम पूछ रहा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए में है काम, यही सही होगा। इंडिफरेंस नहीं होगा, हेजिटेशन नहीं होगा, रिजिडिटी नहीं होगा। बाकी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्रेज एक्सप्रेसेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, जिसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स इमोशन, डिसिप्लिन एंड प्रेजेंटेड थ्रू जेन्स मोड, इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो इसको अभी स्किप करते हैं। दो क्वेश्चन को इसमें आगे चलते हैं हम मैथ में, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम बचा है, 29 मिनट बचे हैं। एक बार मैथ देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अब मैथ्स अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें सवाल में दे रखा है कि मैथ्स में सवाल करते हैं, देखते हैं। इसमें सवाल में दे रखा है कॉस साई बराबर 15/17, यानी कि 15/17 दे रखा है। 15/17 यानी कि हमारा बेस अपर हाइपोटेनस की वैल्यू है। अगर परपेंडिकुलर निकाले तो हमारा आ जाएगा 8, क्योंकि 15, 8 और 17 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अभी हमारा कह रहा है 2 कोसेक साई, यानी कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, यानी कि 2 गुणे 17/8 हो जाएगा, और -3 tan, यानी tan मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि 8/15। ये कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा 5 से, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 20, और एलसीएम जब 20 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 85 माइनस 32, ये हमारा आ जाएगा कितना, 53/20, ऑप्शन डी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 81। 81 हमारा 3 का पावर 4 होता है, यानी कि अगर 3 का पावर 4 लिखें और 2x + 3 लिख दें, बराबर करते 729, यानी कि 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब यानी कि 3 का पावर 6, यानी 3 का पावर 6y, ठीक। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि अगर इसको अब हम बेस क्या कहते हैं, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। 8x + 12 बराबर 6y, तो अगर इसको हम y की वैल्यू निकाले तो y 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। 8/6x + 12/6, यानी कि 4/6
3x+2 बराबर y। कौन सा ऑप्शन में 4/3x+2 ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है द एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का। अगर किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो हम जो न्यूमरेटर में होते हैं उनका एचसीएफ लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में होता है उनका एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम निकालना होता है तो जो न्यूमरेटर में एलसीएम, जो न्यूमरेटर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो आइए हम इसका न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाले। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ 5, 10 और 15 का क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले 12, 18 और 24 का, तो इसका हमारा एलसीएम क्या आएगा, 12, 18, 24 का 72 आ जाएगा, यानी कि 5/72 ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है 2% पी क्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर 200 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि जो ए और बी है वो 200 किलोमीटर दूर है। हेडिंग टुवर्ड्स ईच अदर पी ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर। पी जो है वो 10 किलोमीटर से जाता है और क्यू जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ये कह रहा है कि आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ट्रेवल, 4 घंटे दोनों चलते हैं, यानी कि 20 और 10 यानी 30 की स्पीड से अगर 4 घंटे चलेंगे तो टोटल 120 किलोमीटर चल लेंगे। क्यू स्टॉप फॉर 30 मिनट, यानी कि क्यू 30 मिनट के लिए रुक जाता है, लेकिन पी तो चलते रहता है ना। तो क्यू अगर पी अगर 1 घंटे में 10 जा रहा है तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर और चला जाएगा, यानी कि 120 पहले चले थे और 5 और चल लेंगे, यानी कि 125 किलोमीटर टोटल ट्रेवल कर लिया। अब हमारे पास डिस्टेंस बचा कितना, 200 में से अगर 125 घट जाएगा तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास बचा 75 किलोमीटर का। अब ये कह रहा है कि दे कंटिन्यूज एट सेम स्पीड, यानी कि सेम स्पीड पे चलना फिर से शुरू कर देते हैं। तो यानी 20 और 10 यानी कि 30 की स्पीड से फिर चलेंगे। तो अगर इसको हम कटाएंगे तो 5/2 आएगा, 15 से 5 बार में जाएगा, 15 से 2 बार में जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे बाद और ये दोनों मिल जाएंगे। ये चला पहले 4 घंटे चला, फिर आधा घंटा पी और चला, यानी कि 4.5 घंटे ये हो गए और 2.5 घंटे ये, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 7 घंटे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल कोचेस ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, यानी कि ए और बी में मेल जो है वो 3:2 के रेशियो में है। कह रहा है द नंबर ऑफ मेल कोचेस इन सी इज 20% मोर देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल कोचेस इन ए एंड बी, यानी कि ए और बी का 20% ज़्यादा है। यानी कि ए और बी कितने हैं, ए और बी हैं 5 यूनिट, अगर इसका 20% बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक, 6 यूनिट हो जाएगा, यानी कि हमारा सी जो है वो 6 है। अब ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेल कोचेस इन बी एंड सी टुगेदर आर 400, बी में 2 है, सी में 6 है, यानी कि बी और सी का मिला दे तो 8 बन रहा है, और ये 8 कितना है, 400 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो क्या पूछा है कि ए में कितने हैं, तो ए में 3 है, 3 यूनिट है और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए में टोटल 150 मेल कोचेस है। ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ पर्ल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि कह रहा है कि जितना उसका कॉस्ट है उसके स्क्वायर का वेट का स्क्वायर है, यानी कि कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 25 ग्राम पर्ल इज 3000। अगर 25 ग्राम का 3000 है तो अगर हम इसको अगर देखें तो हमारा ये हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है ना, वेट का स्क्वायर, तो वेट 25 ग्राम है तो यानी इसका कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा। ये 625 हमारे 3000 की वैल्यू है, उसको अभी लेने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखते हैं कि द पर्ल इज ब्रोक डाउन इनटू 2 पीसेस, 3:2 के रेशियो में ब्रोक हो जाती है। तो 3:2 जो है हमारा ये 25 की वैल्यू है, यानी कि 5 25 है, 5 यूनिट 25 है तो 1 यूनिट 5 है, तो ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा 10 आ जाएगा। अगर हमारा 15 और 10 के रेशियो में हो गया तो 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम का प्राइस क्या होगा, 15 ग्राम का प्राइस हो जाएगा हमारा 225, क्योंकि वेट का स्क्वायर है। और 10 ग्राम का कितना हो जाएगा हमारा, इसका कॉस्ट आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। अगर इसको टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये हमारा आ गया 325। हमारा जो पहले कॉस्ट था वो 625 था, अब जो टूटने के बाद वो हो गया 325, यानी कि हमें कितने का लॉस हो गया, हमें 300 का लॉस हो गया। कितने पे लॉस हुआ, 625 पे। तो अगर हम 100 की वैल्यू निकालें तो 25 से ये 25 कट जाएगा 25 बार में, और ये 25 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, और ये अगर 25 से काटे तो 12 बार में कटेगा, यानी कि 48% का हमें लॉस हो गया, 48% का लॉस हुआ बी। इसमें दोस्तों जो एग्जैक्ट डाटा दिया है 3000 रुपये ना, उसके लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, फालतू में वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा और कुछ नहीं, तो उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो 1 + 10a और 1 + 10b बराबर 2n। ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री दिया है तो 1 + 10a और 1 + 10b बराबर क्या करेगा, 2n दे रखा है। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम इसको ऐसे करें तो
अगर हम a प्लस बी की जगह 90 अगर हम वैल्यू पुटिंग से करें तो आ सकता है, बाकी एक बार और करके देख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं इसको। हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होता है, और 10a 1 प्लस 10a और इंटू 1 प्लस कॉट a बराबर क्या होता है 2 होता है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, लेकिन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें a और b की जगह पे 45 45 रखते हैं तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर a की जगह 45 और b की जगह 45 रखेंगे तो ये 90 आ जाएगा, और इसमें एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो अगर 10a की वैल्यू 45 आएगी तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 10b की जगह पे 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 बराबर 2n, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 बार में n बराबर आ जाएगा हमारा 2, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है द सैलरी ऑफ राम इज 75% ऑफ द सैलरी ऑफ लक्ष्मण, यानी कि अगर राम और लक्ष्मण की रेशियो की बात करें तो राम का 3 हो जाएगा, लक्ष्मण का 4 हो जाएगा। ठीक, इफ द सैलरी ऑफ राम इज इंक्रीज बाई 40%, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर राम की सैलरी में 40% की इंक्रीमेंट हो गई यानी कि प्लस 40% हो गया, तो 30 का 40% 12 होता है, यानी कि 30 से 42 हो गया। ठीक है, ये कह रहे हैं लक्ष्मण की सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया, तो 40 का 10% कितना होता है 4 होता है, यानी कि 44 हो गया। तो बाई व्हाट परसेंटेज न्यू सैलरी ऑफ लक्ष्मण इज मोर देन द राम, तो ये हमारा 2 ज्यादा है, कितने पे 2 ज्यादा है 42 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 से अगर 42 को 21 बार में कट जाएगा, यानी कि 100 भागे 21। ठीक है, 21 को हम 20 मान लेते हैं तो अप्रोक्स 5 आएगा, यानी कि 5 से थोड़ा सा कम आएगा, 5 से थोड़ा सा कम यानी कि 4.76, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 चौक 84, हाँ 4.76 सही आ जाएगा आंसर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 5% सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एंड 7% सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट एल्स 360। ठीक है, द सेकंड सम इज 1200 मोर देन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई सम है x है, उस पे हमें 5% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के लिए, बटा 100 कर देंगे, प्लस ये जो हमारा दूसरा सम है वो x से 1200 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 1200, और ये हमें 7% से दे रहा है 1 साल के लिए, यानी कि 100। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है 360 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x, ये 100 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, प्लस 7x प्लस 8400 बराबर 36 360 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, आगे करते हैं इसको, 12x बराबर 360 डबल जीरो माइनस 8400 कर देंगे, ये आ जाएगा डबल जीरो 6 और 35 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 27। ठीक, बराबर 12x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 गुना के 24, 12 3 36, यानी कि 2300 x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2300 आ गई, तो जो 1200 ज्यादा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 23 12 3500 आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि दोनों व्हाट इज द टोटल प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल कितने हैं, इन दोनों का सम निकालना है, यानी कि 23 और 35 5800 आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि अमित ने एक लैपटॉप खरीदा 20,000 का, उस पर 4,000 खर्चा किया, यानी कि उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 24,000 कॉस्ट प्राइस हो गई। ही सोल्ड इट रोहित टू प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी 4 पे 1 का फायदा, यानी कि 5 में बेच रहा है। ठीक, रोहित ने उस पर 3,000 और खर्च किए और सुरेश को 11,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। तो पहले तो हम इसका ये निकाल लेते हैं कि उसने खरीदा कितने में, तो ये जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 पंजे 30,000 में खरीदा, किसने रोहित ने 30,000 में खरीद के 3,000 और खर्चा किया, यानी कि 33,000 हो गया उसके लिए कॉस्ट प्राइस। अब 33,000 के बाद 11,000 का फायदा पे बेच देता है, यानी कि 11,000 का फायदा कितने पे हो रहा है 33,000 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये कट जाएगा 11/33, यानी कि 1/3, यानी कि 33 से 1/3 का फायदा कमा रहा है रोहित। यही तो पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाई रोहित, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि फिगर में जो है हमारा, ये देखते हैं फिगर MN नहीं, MN यहाँ है, ये हमारा QR है। दोस्तों ये मिड पॉइंट कह रहा है, जब मिड पॉइंट होता है ना तो इसकी जो QR का आधा MN होता है, अगर ये 2x है तो ये हमारा x होता है। ये क्या कह रहा है QR माइनस MN दिया हुआ है, QR 2x माइनस x बराबर 10 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि किसकी वैल्यू पूछिए QR की, तो 10 दूना का 20 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि x बराबर 3 माइनस रूट 2। ठीक, और इसमें आगे क्या कह रहा है कि
इसका वैल्यू निकालना है 3x² प्लस 2x माइनस 4। तो डायरेक्ट x की वैल्यू रख देंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो 3 और 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 3 माइनस √2 माइनस 4, इसको कर देंगे, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारा 9 प्लस 2 माइनस 6√2 माइनस 6 सॉरी प्लस 6 माइनस 2√2 माइनस 4। इसको मल्टी खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये 9 2 11 33 हो जाएगा और माइनस 18√2 आ जाएगा और ये हमारा ये माइनस कर देंगे, 6 में से 4 जाएगा प्लस 2 माइनस 2√2, ये 33 और 2 35 माइनस माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20√2, यानी कि 35 माइनस 20√2 ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि मर्चेंट मिक्सेस कॉफी 300 रुपया पर केजी वाली कॉफी को और 450 रुपया पर केजी वाले को मिक्स करता है और 400 रुपये पे बेचता है बिना फायदे और बिना घाटे के, यानी कि 400 पे बेचेगा। तो एलिगेशन से सवाल को कर लेंगे, यहाँ 50 का आएगा और यहाँ 100 का आएगा, यानी कि ये रेशियो निकाल लेंगे 1:2 के रेशियो में मिक्स कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:7। ये कह रहा है दोनों में जब 9 ऐड करते हैं तो ये रेशियो हमारा 15:29 आ जाता है। ठीक है, दोनों में जब 9 ऐड कर रहे हैं तो एक बार हम इसके डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं। यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस कितना का है 15 और 14 का डिफरेंस है, तो यानी कि इसमें 7 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 21 और 49, ये हमारा आ जाएगा 30 और 58, यानी कि 9 बढ़ा है, 9 यूनिट बढ़ा है और 9 ही ऐड किया है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है x + 1/x बराबर y + 1/y। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी y, क्योंकि x की जगह पे अगर y रखेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, तो x की वैल्यू होगी y। और या अगर x की जगह पे 1/y भी रखते हैं, x की जगह पे 1/y भी रखेंगे तो भी यही डाटा आएगा। अगर देख ले रख के 1/y प्लस 1/x का 1/1/y करेंगे, ये y ऊपर चला गया, 1/y प्लस y हमारा सेम हो गया, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि अ ट्रेडर बॉट 10 पेन खरीदता है, 5 पेन जिसमें से 60 रुपए का एक खरीदता है, यानी कि उसका वो कॉस्ट प्राइस होगा 300 रुपया, प्लस 5 को 90 रुपये पर पेन पे खरीदता है, यानी कि 450 रुपया, यानी कि टोटल उसका खर्चा कितना आ गया 750 रुपये। ठीक है, ही मार्क्स ऑल द पेन एट अ सेम प्राइस ऑफर फ्लैट 10% डिस्काउंट। ये कह रहा है कि उसने सारे पेन्स पे 10% का डिस्काउंट रखा है और वह 20% प्रॉफिट पाना चाहता है, यानी कि 750 को अगर 20% प्रॉफिट में बेचेगा, यानी कि 6/5 कर देंगे, यानी कि 900 पे बेचेगा। ठीक है, 900 रुपये में बेचेगा, 900 रुपये में 10 पेन बेच रहा है, यानी कि एक पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रुपये आएगी, और 90 रुपये जो है ये 10% डिस्काउंट देने के बाद है, यानी कि ये 90 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कट जाएगा, यानी कि एमपी कितना आ जाएगा, एमपी हमारा 100 रुपये आएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द कॉमन मार्क प्राइस ऑफ द पेन, यानी कि मार्क प्राइस क्या आ जाएगा कॉमन 100 रुपये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 5 years ago द रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज इज 4:7। 5 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना था 4:7 था, और 7 साल अब के 7 साल बाद, यानी प्रेजेंट के 7 साल बाद इसका रेशियो कितना हो रहा है 5:8 हो रहा है, यानी कि ये अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और इसके बीच का डिफरेंस देखें तो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले कह रहा है और प्रेजेंट से 7 साल बाद कह रहा है, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर है 12 साल के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ ए। अगर ए के प्रेजेंटेज पूछ रहा है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 चौक 48 आ जाएगा, और ये जो हमारा 4 है ये कितने दिन पहले की वैल्यू है, ये 5 साल पहले की वैल्यू है, तो अगर प्रेजेंट की निकाले तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 53, ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए बी इन्वेस्ट 1 लाख और 1.5 लाख, आफ्टर 6 मंथ बी विड्रॉ 50,000 और प्रॉफिट दिया हुआ है, और शेयर ऑफ बी पूछ रहा है, यानी कि अगर इनका रेशियो लेते हैं, रेशियो अभी नहीं लेंगे, यहाँ 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो है 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है। ए जो है 12 महीने के लिए कर रहा है, बी पहला 6 महीने के लिए कर रहा है, और जो 1 लाख रुपए हैं वो भी 6 महीने के लिए कर रहा है, तो यानी यहाँ आ जाएगा 12 लाख और यहाँ आ जाएगा हमारा 15 छक्के 90, यानी 9 लाख और 6 लाख, यानी कि 15 लाख आ जाएगा। ठीक, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, ये हमारा आज कट जाएगा 3 चौके 12, ये कट जाएगा 3 पंचे 15, यानी 5 4 9 यूनिट, 1,08,000 जो है
ये 9 यूनिट की वैल्यू है, हमें बी का शेयर निकालना है यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू। ये कट जाएगा 12 से, 12,000 गुणे 5 करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 60,000 यानी कि आंसर बी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। वर्कर ए बी सी, ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज, यानी कि तीनों ने साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद। तो पहले तो तीनों का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, यानी कि 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम करेंगे, 26 काम कर लेंगे। तो अगर टोटल वर्क 60 है और 26 इन्होंने कर लिया तो बचा कितना, 34 काम और बचा। ये कह रहा है आफ्टर 3 मोर डेज बी लीव्स, यानी कि सी के जाने के 3 दिन और बाद, यानी 3 दिन तक ए और बी काम करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 और 4 10 आ जाएगी, और 3 दिन करेंगे यानी कि 30 काम और कर देंगे। तो टोटल कितना काम बच गया, 4 काम बच गया। द रिमेनिंग वर्क डन बाई ए इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क अलोन, यानी कि जो 4 काम बचा है वो 6, ए जो है 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा, 2/3 दिन में कर लेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट रूट में वैल्यू निकालना है। अगर 25 का रूट बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, ये 59 में ऐड हो जाएगा यानी कि 64 हो जाएगा। 64 से रूट बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 अगर 92 में ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 100 से 10 बाहर आएगा, और 111 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। 121 हमारा 11 का वैल्यू है, इसको बिना पेन से सॉल्व किए कर देंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है 6/1 माइनस 1/1 प्लस 6/1 माइनस 6, अगर इसको करें तो ये हमारा -5 आएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि 6/1 माइनस 1/1 माइनस 6/5। इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1/, ये -1/5 आ जाएगा। 6 1 -1/5, यानी कि अगर 5 को ऊपर ले जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 6/6। तो ये हमारा कट के 1 आ गया, और आगे हमारा क्या था, 1 - 1 कर देंगे यानी कि 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। ये कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 64, ये जितना दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr और h। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2816। 2 से 1 काट देंगे, 1408 दिया हुआ है। पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, r निकालना है। h हमारा 64 दिया हुआ है, यानी कि 1408। तो 22 से अगर काटने की कोशिश करें तो 22 से हमारा कट जाएगा 22 छक्के 132 और 22 चौक 88, 64 से 64 कट जाएगा, r बराबर 7 आ जाएगा। फाइंड द डायमीटर कह रहा है, डायमीटर कह रहा है, तो डायमीटर हमारा 14 आ जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन अ डिवीजन द डिवीजर इज 6 टाइम्स द कोसेंट, यानी कि डिवीजर जो है यानी कि 6 इंटू कोसेंट है, एंड द कोसेंट एक्सीड द रिमाइंडर बाई 2, और जो कोसेंट है हमारा रिमाइंडर +2 है। तो कह रहा है इफ द डिवीजर इज 72, यानी कि अगर डिवीजर 72 है तो रिमाइंडर निकालना है। अगर डिवीजर 72 है तो कोसेंट कितना आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा 12, कोसेंट 12 है और रिमाइंडर +2, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 10, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड, ये ट्रायंगल इसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये है, ये है, ये है, इसको हम कहते हैं इन सेंटर। क्लिक करेंगे बी को, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहते हैं ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 3x - 2 और 15 एंड द ओरिजिन इज 17, यानी कि दोस्तों देखिए ये ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है कि x2 - x1 और y2 - y1 बराबर डिस्टेंस आता है। तो हमारा जो दूसरा वाला जो x2 और y2 है वो हमारा 0 0 है, तो हमारा जो रूट आएगा वो देखिए ऐसे आएगा, ये हमारा आ जाएगा अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें एक चीज़ और हमें मिल रहा है कि 15, 8 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो यानी अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो +- 8 आएगा हमारा। वैसे कर लेते हैं, चलिए एक बार करके देखते हैं, शायद आ जाए उससे। तो +- 8 आएगा, ये +- 8 जो है ये हमारा 3x - 2 की वैल्यू है, +- 8। तो अगर एक बार हम +8 रख के देखते हैं तो +8 रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 10/3। कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अच्छा एक बार -8 भी रख के देख लेते हैं, तो 3x - 2 बराबर -8, तो 3x बराबर हो जाएगा ये 2 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा -6, x बराबर आ जाएगा -2, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है -2 भी। तो यानी कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
मैथ में हमने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं? मैथ में हमने कर लिए 2500 अटेम्प्ट कर लिए हैं। रीजनिंग में हमने 2 छोड़ा था और इंग्लिश में हमने 2 पैसेज के सवाल छोड़े थे। देखते हैं, 92 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग के 2 जो छोड़े थे वो देख लेते हैं। 8 नंबर, ये कह रहा है अजय हैज फॉलोइंग प्रोफाइल। अजय के पास ये दी हुई प्रोफाइल है, बीएससी विथ 66%, बीएससी 66% से है, ठीक। बीएससी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, बीएससी 66% और एमएससी केमिस्ट्री है, ठीक, केमिस्ट्री है। उसके पास एक्सपीरियंस 1 साल का है, ठीक, और उसकी एज जो है 24 साल है, यानी कि 24 ईयर, ठीक। प्रीफरेंस ऑफ ओपन टू प्रोबेशनरी रोल्स, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? मिनिमम एज 24 होना चाहिए, 24 से सेटिस्फाई कर रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट एमएससी इन केमिस्ट्री, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स, लेकिन एक्सपीरियंस तो 1 साल का है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखते हैं आगे कुछ कंडीशन भी दिया होगा। फॉर प्रोविजनरी रोल्स ओपन टू कैंडिडेट विथ 6 to 18 मंथ एक्सपीरियंस वुड सेटिस्फाई देयर एज एंड क्वालिफिकेशन। अगर एज और क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 6 से 18 महीने के एक्सपीरियंस वाले को प्रोविजनरी रोल दे दिया जाएगा, लेकिन उसका मिनिमम बीएससी में 65% होना चाहिए, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको क्या मिलेगा? इसको मिल जाएगा प्रोविजनरी रोल, ठीक। प्रोविजनरी रोल मिलेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। कैंडिडेट इज एलिजिबल ओनली इफ ही एक्सेप्ट द प्रोविजनरी रोल, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा छोड़ा था हमने इसमें। अगला छोड़ा था हमने ये सवाल, इसको कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। 6% डस्टिन, लूकस, विल, माइक, स्टीव और रॉबिन्सन, ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे नाम हैं। आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। माइक सिर्फ साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि इधर साइड फेस कर रहे हैं, नीचे की। हम डायरेक्शन को जानते हैं, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक। इस सवाल बनाने वाला स्ट्रेंजर थिंग का बहुत बड़ा फैन लग रहा है। ये देखिए क्या कह रहा है कि इसमें माइक सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ल्यूकस। माइक जो है वो ल्यूकस के थर्ड राइट बैठ रहा है, यानी कि ये हो गया ये हमारा ल्यूकस। ल्यूकस का थर्ड राइट, यानी कि 1 2 3 माइक बैठा है। इधर साइड सारे देख रहे हैं। अगला, विल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ स्टीव, यानी विल जो है वो स्टीव के सेकेंड राइट बैठ रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा एक। माइक सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डस्टिन, माइक जो है वो डस्टिन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है। हु एम द फॉलोइंग, यानी 6% है ना, तो हमारा ये जो है यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों गैप में आएगा नहीं। और हमारा जो ये क्या बोलते हैं, विल जो है यहाँ बैठेगा, और हमारा ये स्टीव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि स्टीव के सेकेंड राइट पे हमारा विल बैठ रहा है, स्टीव के सेकेंड राइट पे विल बैठ रहा है। तो बचा क्या हमारे पास? डस्टिन, लूकस हो गया, विल हो गया, माइक हो गया, रॉबिन रह गया, रॉबिन, ठीक। तो ये कह रहा हूँ द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉबिन। रॉबिन के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? रॉबिन के सेकेंड लेफ्ट में लूकस बैठा है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें सबसे तेज दिमाग वाला डस्टिन रहता है दोस्तों स्टैंडर्ड टेस्टिंग में। इसको कर दिया हमने। अभी हमारे पास 4 मिनट बचा है और हमने लगभग 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। 6 क्वेश्चन रह रहे हैं, यानी कि 4 जिसमें क्या बोलते हैं, 4 जिसमें रह रहे हैं जीएस के और 2 इंग्लिश के। दोस्तों आप लोग पैसेज का सवाल आइए देख लेते हैं एक बार। आप लोग पढ़िए उसको, पैसेज को। आप लोग के लिए 30 सेकंड दे देता हूँ, पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद से अगर देखेंगे बनाएंगे, या इसको इतने पे ही सबमिट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद मॉक की एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो देख लीजिए एक बार, पैसेज पढ़ लीजिए ध्यान से। इसमें आगे भी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आप लोग से बने तो ठीक है, नहीं तो सेंट्रल आइडिया जो होता है वो ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव टोन में ही होता है।
देखते हैं। इन एन एज मार्क बाय द कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, इमोशनल वोलेटिलिटी एंड इंस्टेंट रिएक्शंस, द आइडिया ऑफ जेन मोड एज इमोशनल डिसिप्लिन हैज गेन्ड रिन्यूड रेलिवेंस। अभी तक तो टोन इसका समझ में नहीं आया दोस्तों। एक काम कीजिए, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, हुआ तो ठीक, नहीं तो सॉल्यूशन से एक बार इसका पढ़ लीजिएगा कि दे क्या रखा है, क्योंकि इसका सेंट्रल थीम जो होता है ना, ये जो राइटर होता है उसके माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस मॉक को रखते हैं इतना ही और आगे सबमिट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, 2-2.5 मिनट का समय भी बचा हुआ है। इसको सबमिट करते हैं मॉक को और देखते हैं क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, हमने अब सबमिट कर दिया मॉक, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे बने हैं 183 मार्क्स बने दोस्तों। लगभग मॉक जो था ये थोड़ा सा आसान या मुश्किल कह सकते हैं। हमारा 2 गलत हुआ है, किसमें, रीजनिंग में 2 गलत हो गया है। यार मैंने 12 बोला था, 12 तो निकाला भी था, यहाँ 13 कैसे अटेम्प्ट हो गया, शायद लगता है गलती से अटेम्प्ट हो गया मेरे से ही 13। ऐसा पिछले भी 1-2 मॉक में हुआ है कि मैं बोलता कुछ हूँ और अटेम्प्ट कुछ और हो जाता है। एक और देखते हैं ये। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी इंग्लिश में 2 मैंने स्किप किए थे, मैथ्स मेरे सारे सही हैं। एक बार इसका वो देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं दोस्तों। बाकी जो इसमें था रीजनिंग इजी थी। जीएस की बात करें, जीएस मॉडरेट था। मैथ्स की बात करें, मैथ्स काफ़ी आसान था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी हमारा मॉडरेट लेवल में कह सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल मॉक की बात करें तो ओवरऑल मॉक हमारा इजी टू मॉडरेट रहा है ये। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग इससे मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी बने रहिए इस चैनल पे, आगे और भी सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। अगर जिन दोस्तों का CHSL हुआ उनके लिए बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे अब 2026 का कैलेंडर SSC ने जारी कर दिया है और मुझे लगता है कि वो उसी टाइम पे सारे एग्जाम्स करेगा। ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारी को शुरू करें और पढ़ाई करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास। तो चलिए दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।